Assalamu alaikum to all. Today the lecture topic is before and after study design. Previous lecture में हम लोगों ने स्टडी किया था क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन को। तो जिन लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ज़रूर कर दूँगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन लोगों के साथ भी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं ताकि एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज करने में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। चलो चलते हैं लेक्चर की तरफ। So what is the before and after study design? And before and after study design can be described as two sets of cross-sectional data collection points on the same population to find out the change in the phenomena or variables between 2 points in time. क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन में हम सारी की सारी डाटा कलेक्शन जो है एक ही टाइम में कर लेते हैं, जबकि बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन में हम लोगों की पॉपुलेशन जो है वो सेम होती है, लेकिन हम दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इसकी डाटा कलेक्शन करते हैं। मतलब आपने पहले जाके पाकिस्तान के शहर सियालकोट से डाटा कलेक्शन की, ठीक है। आपने वहां से जिन रिस्पोंडर से पहले डाटा कलेक्शन की, ठीक है, वो 15 20 30 जितने भी थे, उनसे ही आपने दोबारा जाकर डाटा कलेक्शन की, ठीक है। वो सेम वही बंदे थे और डाटा कलेक्शन जो है आपने बस टाइम पीरियड चेंज कर लिया, लेकिन बंदे भी वो रिस्पोंडर्स भी वही रहे, आपकी पॉपुलेशन भी वही रही और आपका सैंपल भी वही रहा, लेकिन टाइम चेंज हो गया। तो बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन में टाइम की चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी दो टाइम पीरियड चेंज होता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्डर सैंपल और जो पॉपुलेशन है वो सेम रहती है बट ऑन द डिफरेंट टाइम पीरियड। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग इससे ये हमें फ़ायदा होता है बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन से कि हम लोग एक तो चेंज को मेजर कर लेते हैं इजीली, दूसरा हम लोग दो डाटा सेट्स के दरमियान इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले बिफोर में देखते हैं कि पहले क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले क्या ये लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे, और उसके बाद 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद या जो है 3 4 महीने के बाद अगर हम इनसे डाटा कलेक्शन की है तो इन्हीं सारे बंदों का क्या अब रिस्पॉन्स है। ये हमारे पास होती है बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन। बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन जो है इसको हम लोग प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी कहते हैं, यानी कि पहले हम लोग इनके ऊपर इनको स्टडी करके देखते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और बाद में इनको स्टडी करके देखते हैं कि इनका अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी इसको कहते हैं। दूसरा इसके अंदर हमारे पास ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर हम किसी चीज़ का इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं। और ये स्टडी जो है एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हर तरह के एक्सपेरिमेंट में ये लोग यूज़फुल होती है। उसके बाद ये मोस्ट कॉमनली यूज डिज़ाइन जो है वो इन एवेलुएशन स्टडीज़ में है। मतलब अगर आप इवेलुएट कर लेते हैं किसी चीज़ को इजीली, अगर कोई क्लास 8 में इस बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो वो क्लास 9th में गया और उसकी परफॉर्मेंस जो है वह ठीक हो गई है, तो आपको समझ लग जाती है, आप इवेलुएट कर लेते हैं उसको कि पहले उसकी किस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस थी और अब उसकी क्लास में किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो एक इवेलुएशन हो जाती है, ठीक है। किसी चीज़ को आप किसी मैयर कर लेते हैं जब, ठीक है, किसी चीज़ का मैयर कर लेते हैं, इसको इवेलुएशन स्टडीज़ में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छी सी एग्जाम्पल अगर दी जाए तो इफेक्टिवनेस ऑफ मैरिज काउंसलिंग सर्विस। अब मैरिज काउंसलिंग सर्विस एजेंसीज होती हैं यूके यूएस कनाडा ये वाली ममालिक में है, पाकिस्तान में ऐसा इस तरह का कोई नहीं काम है लेकिन वहाँ पर होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो एजेंसीज होती हैं ना, जिन रिलेशनशिप में यानी कपल्स के दरमियान जिनके रिलेशनशिप सही नहीं होते, वो जाके उसको बताते हैं कि यार हमारी रिलेशनशिप सही नहीं है, हम डिवोर्स लेना चाहते हैं या हम अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि वही सेम रिस्पॉन्डर्स है ना, वो उनसे पहले डाटा कलेक्शन करते हैं, मतलब उनके रिस्पॉन्सेज को लिखते हैं एक रिसर्च में कि क्या क्या इनके रिस्पॉन्सेज हैं, वो क्या उनकी शिकायत है अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड की क्या शिकायत है अपनी वाइफ से, या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको वो देखना पड़ता है। तो उसके बाद 2 महीने बाद या 2 20 की उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको उनके समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं, वही सेम क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हीं सेम रिस्पॉन्डर्स के साथ। तो फिर उनको पता चल जाता है कि अब इनका क्या रिस्पॉन्स है। तो ये एक बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन है, ठीक है, पहले और बाद में क्या इनका फ़र्क आ गया। उसके बाद आप ड्रग अवेयरनेस के बारे में ये देख लें कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं आप पहले उनसे पूछें कि वो क्या करते हैं, किस तरह ड्रग्स लेते हैं, फिर उनको अवेयरनेस दें, ठीक है।
उसके बाद जो है उनसे फिर वो वाले क्वेश्चंस करें, तो उसे आपको जो है समझ लग जाती है कि ये बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन है। उसके बाद अगर आप एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाह रहे हैं द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपने कोई एक ऐसी दुकान थी जहाँ पर पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी उनके प्रोडक्ट्स की, ठीक है, आपने पहले उनसे डाटा कलेक्शन की कि उनकी सेल कितनी है, उसके बाद आपने देखा कि अगर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर ली है तो एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या इफेक्ट हुआ है उनकी सेल पे, क्या उनकी सेल ज़्यादा हुई है उस एडवर्टाइजमेंट करने से या उसकी सेल कम हुई है। तो ये एक बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, यानी टॉपिक्स हैं कि इन टॉपिक्स पे आप लोग बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और एग्जांपल भी है कि एग्जांपल में भी आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा होता है हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन का? सबसे ज़्यादा जो मेन एडवांटेज है बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन का वो ये है कि हम इसके अंदर चेंज मेजर कर लेते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन के अंदर जो है ये एक ड्रॉबैक था, एक डिसएडवांटेज था कि हम उसके अंदर चेंज मेजर नहीं कर सकते। तो जब आपने किसी चीज़ का चेंज मेजर करना हो तो हमेशा बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन को यूज़ करिए, लेकिन अगर आपने चेंज मेजर नहीं करना तो क्रॉस सेक्शनल इज़ द बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन फॉर यू। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम चेंज मेजर कर लेते हैं। उसके अलावा इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन के? इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल आपने डाटा कलेक्शन की तो आप हो सकता है कि आपने ना 2 महीनों का गैप ले लिया या 3 महीनों का गैप ले लिया, कोई रीज़न हो सकता है कि आपके पास वही सेम रिस्पॉन्डर्स नहीं आ रहे होते, या आप उस जगह पर नहीं जा सकते होते जहाँ से आपने पहला डाटा कलेक्शन की है, ठीक है। मोस्टली होता है कि यहाँ तो रिस्पॉन्डर जो है कहीं पे मूव कर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, अगर वो ज़्यादा ओल्ड हैं तो आजकल तो जवान भी मर जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपकी जो डाटा कलेक्शन है वो सही तरीके से नहीं होती, ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा आ जाता है ये कि इसको मोस्टली एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम लोग यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली इसका जो यूज़ ज़्यादा होता है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में होता है, जिसके अंदर एक कंप्लीट उन्होंने एक टाइम पीरियड सेट किया होता है। जिस तरह अगर केमिस्ट्री है तो उसमें एक टाइम पीरियड सेट होता है कि 2 वीक्स के टाइम के बाद इसके रिजल्ट जो हैं वो सामने आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली स्टडी ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर के सोशल साइंस या दूसरे वाले चीज़ों के लिए। तो उसके अलावा ड्यू टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट जस्ट मेजर्स टोटल चेंज, यू कैन नॉट अस्टेन वेदर इंडिपेंडेंट एक्सचेंजेस वेरिएबल्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग चेंज। अब क्या है कि हम लोग इसके अंदर सिर्फ चेंज को मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता होता कि वो चेंज जो आया है वो किस वजह से आया है। जिस तरह अगर मैंने काउंसलिंग की एग्जांपल दी थी कि काउंसलिंग एजेंसीज के ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, तो हमने सिर्फ इसके ऊपर जब हमने रिसर्च करनी है और जब इसके एनालिसिस को करना है, इसके रिजल्ट्स को लिखना है, तो ये लिखना है कि 2 महीने पहले इसके पे हमने जब रिसर्च की थी, जब मैंने डाटा कलेक्शन की थी तो उनका रिस्पांस जो था नेगेटिव था, लेकिन 2 महीने बाद उनका रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव आ गया। लेकिन मिड में हमने ये नहीं देखा कि कौन सी एजेंसी थी जिसने उनकी काउंसलिंग की है और जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है पहले नेगेटिव था और अब पॉजिटिव उनको उनके रिलेशनशिप में आ गया। तो वो इफेक्ट नहीं हमने चेक किया। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो नहीं हमने चेक किया, ना ही हमने कहा कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज किया जिसकी वजह से हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ हम चेंज को मेजर कर रहे होते हैं कि पहले ये लोग नेगेटिव बिहेव कर रहे थे या पॉजिटिव बिहेव कर रहे थे, या इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, और 2 महीने बाद या 2 वीक्स के बाद इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आ जाती है बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन की ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी मेरी इंफॉर्मेशन जो है जा सके इजीली ही। तो हम इसको 1 बाय 1 सारे स्टडी डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।